तो आप लोग को याद होना चाहिए, समतल दर्पण में भी दोस्तों सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी दोस्तों सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को कह सकते हैं या तो समतल हो सकता है अथवा उत्तल हो सकता है, यानी कि दोनों हमारा ये दर्पण संभव है, क्योंकि दोनों दर्पण से ना हमारा प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो डी नंबर पर टिक लगाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर कि प्रकाश की किरणें, दोस्तों जो प्रकाश की किरणें होती है ना वो हमेशा एकदम सीधी रेखा में गमन होती है, कभी भी दोस्तों गमन करेगी ना तो एकदम हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी। तो आप लोग टिक लगा देना, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो दूसरा का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। तो चाहे परिवर्तन पूछे या फिर अपवर्तन पूछे, आप लोग दो ही नियम बताना, चाहे मैथ में दो लिखा रहे या फिर हिंदी में ऐसे दो लिखा रहे, आप लोग दो पर ही टिक लगाना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों जो प्रकाश का परिवर्तन जो होता है ना, जिसका नियम दो होता है, उसमें एक नियम होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो हम कहते हैं आई बराबर आर होता है, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। इसको याद रखना है, क्योंकि देख लो परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं, आपका आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। क्योंकि दोस्तों जो ये हमारा एक समतल दर्पण होता है ना, इस पर इधर से आती है किरण टकरा कर इधर चली जाती है और बीच में दोस्तों एक हम अभिलंब लेते हैं, तो इधर वाला पार्ट आपतन कोण, इधर वाला पार्ट आपका परिवर्तन कोण, तो वही आपतन कोण परिवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश से तरंग का उदाहरण। दोस्तों जो प्रकाश है ना, प्रकाश वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। तो हम आंसर इसको बी नंबर पर भी टिक लगा सकते हैं। इसका इंग्लिश हुआ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, यानी कि दोस्तों ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। प्रकाश जो प्रकाश होता है ना वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। और छठा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में। दोस्तों समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का मतलब हुआ कि वो सीधा बनेगा और काल्पनिक का दूसरा नाम होता है आभासी। ठीक है ना, तो याद रखना अगर आभासी भी ऑप्शन में दिखे तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों ये 6 क्वेश्चन था आपका दर्पण से जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं आपको लेकर, ये क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी। दोस्तों जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, उसकी फोकस दूरी हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो अनंत पर हम लोग टिक लगा दें, अनंत मतलब कि अनेक होगा। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। और जो अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो समझ सकते हैं उल्टा और वास्तविक, क्या कह रहा है, उल्टा और वास्तविक और साथ में समान आकार का, समान शेप का बने। तो आपका आंसर मिलेगा वक्रता केंद्र पर आप लोगों को रखना पड़ेगा। दूसरा का आंसर सी नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जब भी दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आपका सीधा ही बनेगा, तो उल्टा तो होगा नहीं, बी नंबर वाला तो नहीं होगा। अब बच्चा ए और सी में, तो ए और सी दोनों में सीधा दिया है, तो सीधा के साथ आवर्धित और एक है हरासित। तो दोस्तों आप लोग जहां पर हरासित होगा वहीं पर टिक लगाइएगा। हरासित का मतलब होता है आपका काल्पनिक, मतलब कि सीधा एवं काल्पनिक। ठीक है, तो आप सीधा एवं हरासित पर टिक लगाना, सी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, ये क्वेश्चन दर्पण सूत्र। दोस्तों दर्पण सूत्र बहुत इजी है, आप एकदम आसानी से टिक लगा सकते हैं। दर्पण सूत्र आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/1 प्लस वाला होगा, माइनस जहां भी दिखेगा काट देना, माइनस वाला नहीं होता है, एफ को बराबर में भेज देते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए 5 नंबर, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में गर्दा मचा देता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में जो आप लोग सैलून की दुकान में जाते हो ना, बाल कटवाने दाढ़ी बनवाने, तो आप लोग के सामने एक आईना रखा होगा, खूब बड़ के चाका एक आईना होगा, उसी आईने में आप अपना चेहरा देखते होंगे कितना हैंडसम है या फिर मेरा बाल की कटिंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, वही तो दर्पण आपका है और उसी को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काफी बड़ा बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। कभी कभी दोस्तों दाढ़ी की जगह पर हजामत दे देगा, तो हजामत भी दोस्तों देहाती में बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप उस पर भी ध्यान देना, वो भी आपका कहेगा, तो यही टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कार के अग्रदीप जो गाड़ी होता है ना, उसके अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। दोस्तों उत्तल दर्पण का। दोस्तों पश्य दृश्य दर्पण का मतलब समझते हो, इसका मतलब समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों इसका पश्य दृश्य का मतलब पता है क्या होगा, जब आप बाइक चलाते हैं तो आपके दाहिने तरफ एक आईना होगा, तो उस आईने को आप लोग ना पीछे की तरफ घुमा कर देखते होंगे। जब भी साइड लेना होगा आपको, तो आप उस आईने में देखते हैं कि पीछे की जो गाड़ियां हैं वो कितनी दूरी पर है, ताकि हम आराम से साइड ले लें। मतलब एक छोटे से आईने में आप बड़े बड़े कारों को आसानी से देख लेते हो, तो वही
होता है कि उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, विस्तृत क्षेत्र, सॉरी दृष्टि नहीं बल्कि विस्तृत क्षेत्र जो होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण हम लोग ना मतलब ना गाड़ी के रूप में पथ से दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं गाड़ी को, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमारा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल नहीं, वहाँ पर उत्तल होगा क्योंकि उसका विस्तृत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी वस्तु, यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है, बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी नहीं, बिंब की दूरी भी जो होता है ना वो ली जाती है। तो दोस्तों आपका 8 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक मतलब कि माइनस में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों धनात्मक फोकस दूरी तो उत्तल दर्पण के ही होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। 10 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 11 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है। जो डॉक्टर होते हैं ना वो दांत को ही नहीं बल्कि किसी भी चीज को, आपके शरीर के अंदर अगर कोई भी चीज है, छोटा छोटा चीज है, अगर उसको बड़ा देखना होगा ना तो अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आईना लेगा आपके उस छोटे से पार्ट को उस आईने में देखेगा तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, इसलिए वो अवतल दर्पण का ही डॉक्टर भी उपयोग करता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ये क्वेश्चन काफी लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पलटवार कब कर देगा एग्जामिनर कोई पता नहीं होता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो 12 का सही उत्तर हम देंगे ऑप्शन नंबर सी को। ए और बी दोनों हो जाएगा, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण एवं तथा बिंब के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। व्यास मतलब समझते हो ना, व्यास जिसको डी बोलते हैं, स्मॉल डी उससे सूचित करते हैं, तो उसका आंसर मिल जाएगा आपका गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बहुत कंफ्यूज होगा। एक तो याद रखिएगा, अगर उत्तल दर्पण कहा है तो इसकी फोकस दूरी भी प्लस में होगा, इसकी फोकस दूरी जो होगा वो भी प्लस में होगा, और जो इसका क्षमता होगा, क्षमता जिसको पी से सूचित करते हैं ये भी आपका प्लस में होगा। उत्तल दर्पण में सब प्लस में होता है, तो आप ऐसे ही काट सकते हो कि जो माइनस वाला होगा वो तो कभी हमारा होगा नहीं, आप माइनस वाला को ऐसे ही काट सकते हो। अब बच्चा ए और सी में क्या आंसर होगा, उसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, F बराबर r/2। हम लोग एक फार्मूला याद किए हुए हैं, आप लोग भी याद कर लेना। अब दोस्तों वक्रता त्रिज्या मतलब कि r, तो r का मान दोस्तों 32 दिया है और बाटा में 2, तो 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो 16 सेंटीमीटर प्लस में मिल गया ना F का मान, तो 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर हमारा आंसर मिल जाएगा ना। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को देखना है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर उत्तल दर्पण की जगह अवतल दे देता है ना तो सी नंबर नहीं बल्कि डी नंबर आंसर मिल जाता है। तो यही दोस्तों फर्क है अवतल उत्तल में, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन हजामत बनाने में, देख लो जी अगला क्वेश्चन आ गया हजामत बनाने में, तो वही दर्पण होगा जो दाढ़ी बनाने में हुआ था, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग होगा, आंसर आपका ए नंबर मिलेगा। अब देख लो अगला क्वेश्चन काल्पनिक प्रतिबिंब। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। तो संबंध बताना, अभी मैंने आपको बताया ना F बराबर r/2, F बराबर r/2 कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा। अगर F बराबर r/2 नहीं दिया होगा तो पक्का 2 में जब F में गुणा करोगे ना तो 2F मिलेगा, अब 2F बराबर R मिल जाएगा, तो ये भी तो संभव है ना।